हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे सीटेट 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर गोल्ड टीचर विंडो में। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? क्या पूछ रहा है? सबसे कम प्रेरक। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ऑप्शन बी, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। सी, उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होता है। डी, संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों को निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उसे सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बताइए। इसका पूछ रहा है कि सबसे कम प्रेरक, तो सबसे कम प्रेरक क्या है? जो वो केवल प्लेजर के लिए कर रहा है, उससे उसे कोई खास फायदा नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। ऑप्शन बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। ऑप्शन सी, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। ये तो ऐसे ही नहीं होगा, फिक्स हो जा रहा है। फिर ऑप्शन डी, क्लास की अवधि का 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन ये दोनों तो होने से रहा, बचा दो में से सबसे सुटेबल आंसर कौन सा है? वो है बी, उसमें स्वायत्तता को क्या करना? बढ़ावा व सहायता देना अध्यापकों द्वारा। जबकि परीक्षणों की संख्या बढ़ाने से वो क्या हो जाएगा? बोरिंग हो जाएगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। ऑप्शन बी, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इसमें डायरेक्टली बच्चे क्या हो रहे हैं? इन्वॉल्व हो रहे हैं। विद्यार्थियों से उनके घरों के खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना। ऑप्शन सी में क्या कर रहा है? पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की ओर विस्तृत व्याख्यान करना। और ऑप्शन डी, किसी बाहरी भोजन बनाने वाले व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन कराना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी होगा। ऑप्शन से ही पढ़ के लग रहा है। जैसा कि सीटेट का रिक्वायरमेंट होता है, बच्चे को हम क्या करते हैं? एक्टिवली पार्टिसिपेट कराते हैं। इसमें क्या हो रहा है? बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण वाला तो होगा नहीं, चार्ट बनाकर। ऐसे तो चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे सूटेबल आंसर क्या है सीटेट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग? शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। जिसमें बच्चे क्या हो रहे हैं? एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैसा कि बार बार एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि बच्चे वाले भी ऑप्शन में अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही आंसर क्या होता है? राइट होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। ऑप्शन 1 पॉइंट 1 जो दे रखा है उसमें दिया हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, सेकेंड गृहकार्य मूल्यांकन, थर्ड परियोजना कार्य मूल्यांकन, फोर्थ मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ
वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, सबसे बढ़िया वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कौन देता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है नहीं, दिए गए ऑप्शंस में से सबसे सूटेबल आंसर कौन सा है? गृहकार तो होगा नहीं, ठीक है, उसमें बच्चा जो है ये नहीं रहेगा कि बच्चे ने ही किया है कि घर वालों ने किया है। परियोजना कार्य मूल्यांकन, ये भी टीम वर्क हो जाती है। सबसे सही है मौखिक और हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का, जो टीचर्स के सामने होगा। तो इसलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? पहला और चौथा, तो बी वाला, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। कविता और कहानियां सम्मिलित करने का कारण वैसे भी आनंद, आमोद, प्रमोद ही होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, ऑप्शन सी मूल्य संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, ऑप्शन डी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रसता में परिवर्तन। तो आमोद प्रमोद जैसा पहले ही बताया वही क्या होगा? राइट आंसर होगा। वैसे भी बच्चे कहाँ के हैं? प्राथमिक स्तर के हैं, तो उन्हें साहित्यिक रुचि जैसा कुछ नहीं, उन्हें कोई कवि नहीं बनाना है, इसलिए क्या होगा? आमोद प्रमोद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन ए छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, ठीक है। छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन, ये भी ठीक है। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, ठीक। पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। चारों ऑप्शन एक जैसे हैं और चारों ऑप्शन क्या लग रहे हैं? सही लग रहे हैं। तो इसमें कैच पॉइंट खोजिए। अगर ना हो तो क्या होगा? तो उन्हें जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। तो कैसी चिंताएं? इससे क्या हो सकता है, यानी भविष्य के ऊर्जा को सोचने के लिए क्या करना, एक अच्छा उदाहरण इस सवाल में प्रस्तुत किया गया है। तो इन चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद सबसे सही आंसर कौन सा निकल रहा है? ऑप्शन सी, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। ये चारों ऑप्शन भी ठीक हैं। हम लोग कक्षा में अगर ट्रेनिंग के दौरान आपने महसूस किया होगा कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ध्यान आकर्षण करने के लिए भी पुटअप किया जाता है, लेकिन सबसे सूटेबल आंसर कौन सा होगा? शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। जिज्ञासा, बच्चे को एक्टिवली क्या करना? पार्टिसिपेट कराना। यहाँ भी वही तर्क बन रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले, व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इन क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में सुधार करना, अधिगम की प्रक्रिया में एक रसता को तोड़ना, सी अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, सक्रिय शब्द आ गया। जल के स्रोत के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना, सक्रिय शब्द आ गया, इसलिए आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर, यानी उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ठीक, लिखा जाता है। उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, ठीक। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, ये भी ठीक। लिपि 8 बिंदुओं की नहीं 6 बिंदुओं की होती है। ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? जो आँख से जो अंधे होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। इस पर 6 डाट बने होते हैं। इन 6 डाटों पे क्या होता है? जो व्यक्ति होता है अपना उंगली फेरता है और उससे वो अध्ययन करता है। अच्छा बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि ब्रेल लिपि का आविष्कारक कौन थे, उनका क्या नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और, ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पुस्तकों से उत्तरों को लिखने पर बल देना। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या होगा, व्यक्तिगत अधिगम पर यानी पर्सन टू पर्सन पे क्या करना, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। दर्पण छवि, ये एक शब्द आया है दर्पण छवि, जैसे वाज लिख रहे हैं, वाज क्या बन जाए, सा बन जाए, हाँ शा बन जाए वाज। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अधिगम में असुविधा के, अधिगम में आवश्यकता के, अधिगम में कठिनाई के, अधिगम में समस्या के। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा बताइए। अधिगम में असुविधा नहीं होगी। असुविधा मतलब होता है कि उसे पढ़ने में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएँ, ठीक है। तो ये दिक्कत फिजिकल होती है ज़्यादातर, यहाँ पे कोई फिजिकल नहीं है कि हाँ पढ़ने गए तो फिर लाइट चली गई, तो वो असुविधा में काउंट किया जाएगा। पढ़ने गए तो पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, तो वो असुविधा हो रही है। अधिगम में कठिनाइयाँ भी, उस असुविधा और कठिनाइयाँ लगभग सिमिलर शब्द हो जा रहे हैं। समस्या भी क्या है, सिमिलर शब्द है, लेकिन आवश्यकता, कमी। और आप सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये प्रश्न है और हर साल पेपर में रहता है, डिसलेक्सिया। ये वही है, अधिगम में आवश्यकता। डिसलेक्सिया क्या है, पठन विकार। यहाँ क्या हो रहा है, विपरीत छवि बन रही है, दर्पण छवि बन रही है, जो क्या है, एक पठन विकार है, आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, होने से रहा, याद आ गया। शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों, ग्रेडों पर नंबर केवल लाने पर जोर देना। शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, सक्रिय आ गया। शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, तो सक्रिय सहभागिता, सक्रिय आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, सक्रिय सहभागिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। प्रतिभाशीलता, ये आया हुआ क्वेश्चन है। प्रतिभाशीलता किसका संयोजन, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। ऑप्शन बी उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। ऑप्शन सी उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। ऑप्शन डी उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है, प्रतिभाशीलता जो होगा ऑप्शन से, ऑप्शन डी उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। प्रतिभाशील बालक की आईक्यू क्या होती है, हाँ 140 से अधिक। तो उनमें कौन सी क्षमता होती है, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। यही क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारों ऑप्शन एक दूसरे से मिलते हुए हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना, प्रतिभाशीलता। और प्रतिभाशीलता की आईक्यू क्या होती है, 140 होती है। और 140 वाले जो बच्चे होते हैं उनमें क्या गुण होते हैं, उच्च क्षमता होती है, उच्च सृजनात्मकता होती है और उच्च स्मरण शक्ति होती है। तो यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, ख़त्म आज का चैनल, आज का लेक्चर ख़त्म। प्लीज़ सब्सक्राइब